रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जिसमें जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। वहीं अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज्य के अभिलेख इस घटना में 200 लोग घायल होने और 379 लोग के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें 337 पुरुष और 41 नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का बच्चा। तो दोस्तों आइए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। 13 अप्रैल 1919 ये वो दिन था जो हर भारतीय को सदियों के लिए एक गहरा जख्म दे गया। जलियांवाला बाग नरसंहार को व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर व दमनकारी चेहरा सामने लाया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का अंत हो गया। इस घटना के सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। यहाँ तक की कहानी इतिहास की किताबों में दर्ज है कि कैसे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और उसका परिणाम 13 अप्रैल 1919 के नरसंहार के रूप में दिखा। कैसे और क्यों यह नरसंहार ने देशव्यापी आंदोलन का अंतिम केंद्र बना। वहीं पंजाब ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन और क्रूर उत्पीड़न देखा था, जिसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए और 3600 लोग घायल हुए थे। इसकी तुलना में इस पूरे प्रकरण के दौरान केवल 5 अंग्रेज ही मारे गए थे। वहीं पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ माना जाता था, जो इस बात पर गर्व करता है कि उसने राज्य में कॉलोनियों और रेलवे का विकास कर वहां समृद्धि लाई। भारतीय सेना में यहाँ के लोगों का योगदान भी महत्वपूर्ण था। हालांकि इस विकास के लिबास की आड़ में अंग्रेजी हुकूमत ने उन सभी उठने वाली आवाजों को क्रूरता से कुचलना चाहती थी और यह 1857 के विद्रोह, 1870 के दशक के कूका आंदोलन और साथ ही 1914 और 15 के गदर आंदोलन के दौरान देखने को मिला। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर का पंजाब प्रशासन 1919 से पहले ही निर्मम भर्ती की वजह से काफी अलोकप्रिय था, जहां 1915 के गदर विद्रोह के बाद गंभीर दमनकारी नीतियां देखने को मिली। वहीं मजदूरी के मानकों में गिरावट आ गई और इसका नतीजा ये हुआ कि कामगार और कारीगर घोर तंगी में घिर गए। अमृतसर में तो मुस्लिम कश्मीरी कारीगरों के मुख्य आहार चावल की कीमत 3 गुनी बढ़ गई। इन सारी बातों का असर ये हुआ कि धीरे धीरे ही सही पर लोग लामबंद होने लगे। राम शरण दत्त, गोकुल चंद नारंग, सैफुद्दीन किचलू, अली खान जैसे बहुत से राजनीतिक विचारक सामने आए, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज बुलंद की। लेकिन इस दौरान साल 1918 में वो समय भी आया जब इन्फ्लुएंजा और मलेरिया जैसी महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली। इन सालों में ये जो कुछ भी हुआ उसने सूत्रधार की भूमिका भी अदा की। वही फरवरी 1919 के अंत में जब रॉलेट बिल आया तो उसका व्यापक विरोध हुआ और इन सभी घटनाक्रमों की वजह से पंजाब इस विरोध में सबसे आगे था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ आंदोलन भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था और इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के तौर पर स्थापित किया। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया और खुद पूरे देश के दौरे पर निकल गए ताकि लोगों को एकजुट कर सके। हालांकि इससे पहले फरवरी महीने की शुरुआत में भी अमृतसर और लाहौर शहरों में सरकार विरोधी सभाएं हुई थी, लेकिन ये सभाएं बेहद स्थानीय मुद्दों जैसे प्लेटफॉर्म टिकट चुनाव को लेकर थी। इनमें रॉलेट एक्ट और खिलाफत के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। वहीं देश के अधिकांश शहर में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। हालांकि इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और जालंधर शहर में देखने को मिला। लाहौर और अमृतसर में हुई जनसभाओं में तो 25 से 30 हजार तक लोग शामिल हुए। वहीं 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन लोगों ने एक मार्च निकाला। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही, मुस्लिम भी शामिल हुए।
लिए मुस्लिमों ने तुर्की सैनिकों जैसे लिबास पहन रखे थे। बड़ी संख्या में लोग तो जमा हुए ही थे, लेकिन जनरल डायर और उनके प्रशासन को सबसे अधिक चिंता हिंदू मुस्लिम एकता देखकर हुई। किसी भी विरोध को कुचलने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले पंजाब के गवर्नर डायर ने उसी दिन अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को अमृतसर से निर्वाचित करने का फैसला किया और ठीक उसी दिन गांधी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया गया और वापस भेज दिया गया। अपने नेताओं के नव निर्वासन की खबर ने अमृतसर के लोगों को गुस्से से भर दिया। करीब 50,000 की संख्या में लोग जुटे और 10 अप्रैल को अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने सिविल लाइंस तक मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान सैनिकों से उनकी मुठभेड़ भी हुई, पथराव और गोलीबारी भी हुई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। गुस्साए भीड़ शहर वापस तो आ गई, लेकिन उनके अंदर हलचल मची हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी से संबंध बैंक, रेलवे स्टेशन और चर्च में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसमें से ये सब भी मारे गए। इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व मुख्य तौर पर हिंदू, सिख, खत्री और कश्मीरी मुसलमान कर रहे थे। ठीक उसी दिन जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को आदेश दिया गया कि वो इन हिंसक घटनाओं को संभालने के लिए फौरन अमृतसर पहुंचे। नागरिक प्रशासन ढह चुका था और ऐसे में संभवतः डायर को परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए बुलाया गया था। 13 अप्रैल को लगभग शाम के 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30,000 लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये गोलीबारी करीब 10 मिनट तक बिना सेकंड रुके होती रही। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई। गोलियां चलाते चलाते चलाने वाले थक चुके थे और 379 जिंदा लोग लाश बन चुके थे। हालांकि बाद में आधिकारिक हंटर कमीशन की जांच और अनाधिकारिक तौर पर हुए कांग्रेस की जांच में पाया गया कि जनरल डायर इस तरह की सोच रखने वाले और सोच को अंजाम देने वाले अपने तरह का एक अकेला शख्स था। हंटर कमीशन के सामने डायर ने माना था कि उन्होंने लोगों पर मशीन गन का इस्तेमाल किया और बाग के लिए एक संकरा सा रास्ता था। जब फायरिंग बंद हो गई तो वहाँ न घायलों के लिए मेडिकल की व्यवस्था थी और न लाशों के अंतिम कर्म किया। किसी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर की गई यह निर्मम सामूहिक हत्या अपने आप में पहली घटना थी। हिंसा, क्रूरता और राजनीतिक दमन ब्रिटिश राज में पहली बार नहीं हुआ था और न ही ये अपवाद था, लेकिन यह अपने आप में एक अलग स्तर की क्रूरता थी जिसके कारण जलियांवाला बाग हुआ। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।